हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रॉबरी। इस कहानी की शुरुआत में मैक और उसके 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो चारों के चारों मिलकर बैंक रॉबरी का प्लान करते हैं। इन्हें पता है कि हर शुक्रवार और बुधवार को 8:15 बजे बैंक में पैसे ट्रांसफर होते हैं और ये वो वक्त होता है जब बैंक में कोई भी कस्टमर नहीं होता और ये चारों के चारों अपने प्लान के मुताबिक मास्क पहनकर बैंक के अंदर एंटर हो जाते हैं और सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यहाँ की जो मैनेजर होती है उसका नाम क्लेयर होता है। एक क्लेयर को लॉक खोलने के लिए कहते हैं। मजबूरी में क्लेयर को लॉक खोलना पड़ता है, जिसके बाद ये सारे पैसे लेकर वहां से निकलने वाले होते हैं कि तभी बैंक के डोर पर कोई आ जाता है। ये सब के सब अलर्ट हो जाते हैं, सबको जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं और जब क्लेयर जमीन पर लेटती है तो वो इन चारों में से एक की नेक पर एक टैटू देख लेती है। इसके बाद एक क्लेयर को बंदी बनाकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। रास्ते में उसे उतार कर कहते हैं कि तुम्हें तब तक चलना होगा जब तक तुम्हारे पैरों में पानी न लग जाए। क्लेयर ऐसा ही करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बैंक में दिखाया जाता है जहां पर डिटेक्टिव ए और बी आ चुके हैं। वो देखते हैं कि रॉबर्स ने बहुत ही सफाई से चोरी की है, वहां पर कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डेड फुटेज को भी जला दिया है, साथ ही जो वैन उन्होंने चोरी की थी उसे भी जला दिया गया है, यानी कि अब इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। वहीं मैक और उसके तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जिन्हें क्लेयर की आईडी से पता चलता है कि वो उनके घर के आसपास ही रहती है। मैक कहता है कि कहीं वो हमें पहचान न ले। मैक का दोस्त कहता है कि मैं उसे फॉलो करूंगा। मैक कहता है कि ये काम मैं करूंगा ताकि मुझे पता लग सके कि उसे हमारे बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि इन चारों ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मैक तय करता है कि वो क्लेयर पर नजर रखेगा। वहीं क्लेयर को डिटेक्टिव बुलाता है और उससे सब कुछ पूछता है। बताती है कि किस तरह से रॉबर्स ने रॉबरी की थी। साथ ही डिटेक्टिव उसे बताता है कि बॉस्टन शहर में एक ऐसा टाउन है जिसका नाम चार्ल्स है और चार्ल्स टाउन के लोग सबसे ज्यादा रॉबरी करते हैं। इसीलिए किसी भी बैंक में रॉबरी होने के बाद उस टाउन के खास लोगों की जो इस तरह का काम करते हैं वहां की तलाशी ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहां पर मैक और उसके सभी साथी एक बूढ़े आदमी से मिलकर उसे पैसे देते हैं, क्योंकि इसी आदमी ने इन्हें वैन दी थी और इसके बाद ये सब के सब पैसे लुटाने के लिए क्लब में जाते हैं। अगली सुबह मैक को दिखाया जाता है जो क्लेयर का पीछा कर रहा होता है। क्लेयर अपने कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री में जाती है जहां पर वो अपने कपड़े को देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसमें खून लगा होता है और उसे बैंक रॉबरी का सारा सीन याद आ जाता है। मैक भी यहीं पर बैठा होता है जो क्लेयर को रोता हुआ देखकर उसे कंसोल करने के लिए उसके पास जाता है और बातों ही बातों में उसे डिनर करने के लिए कहता है और ये दोनों के दोनों रात को डिनर करने जाते हैं। यहाँ पर मैक बताता है कि मैं बचपन से चार्ल्स टाउन में ही रहा हूँ और मेरे पिता शहर से बाहर रहते हैं, इसीलिए मुझे अकेला रहना पड़ता है। क्लेयर बताती है कि मैं इस टाउन की नहीं हूँ, अपनी जॉब की वजह से मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। इसके बाद मैक उसे अपने दोस्त की बोट पर चलने के लिए कहता है और जब ये बोट पर होते हैं तभी क्लेयर उससे पूछती है कि तुम चार्ल्स टाउन के रहने वाले हो, तुम बैंक रॉबर्स के बारे में क्या जानते हो। मैक बताता है कि जब हम छोटे थे तो यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो बैंक रॉबर्स को अपना आइडियल मानते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बैंक रॉबर्स नहीं है। इस वाले और लोग इस जगह के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। अगली सुबह मैक को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी कोलिन के पास जाता है जो उसी के साथ बैंक रॉबरी में शामिल था और वो उसे बताता है कि क्लेयर को कुछ भी नहीं पता। कोलिन कहता है कि ये अच्छी बात है, अब हमें क्लेयर को मारना नहीं पड़ेगा। मैक की बात सुनकर हैरान होता है, उसे पता ही नहीं होता कि कोलिन क्लेयर को मारना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव बैंक के बाहर जाते हैं जहां पर एक टेक्नीशियन बैंक के अलार्म को ठीक कर रहा होता है। टेक्नीशियन से वो पूछते हैं कि इस अलार्म को रॉबर्स ने कैसे बंद किया था। वो बताता है कि इस अलार्म सिस्टम को हैक किया गया था, ये वेरिकॉम कंपनी का है और जिस तरह से इस अलार्म सिस्टम को हैक किया गया था ऐसा सिर्फ वहां के एम्प्लॉय ही कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद डिटेक्टिव को समझ में आ जाता है कि रॉबर्स में से कोई एक वेरिकॉम कंपनी में जॉब करता था या अब भी कर रहा है और अगर वो अभी भी जॉब करता है तो जिस दिन रॉबरी हुई थी उस दिन उसने लीव ली होगी। वहीं दूसरी तरफ मैक को दिखाया जाता है जो क्लेयर के साथ एक बार फिर से डेट पर जाता है। डेट पर जाने के बाद क्लेयर उसे बताती है कि जिस बैंक में मैं जॉब करती हूँ वहां पर पिछले हफ्ते बैंक रॉबरी हुई थी। डिटेक्टिव्स ने जब मुझसे पूछताछ की तो मैंने उन्हें सच नहीं बताया। दरअसल मैंने एक रॉबर की गर्दन पर टैटू देख लिया था। मुझे डर था कि अगर मैं रॉबर्स के बारे में कुछ भी बताऊंगी तो वो मुझे मार सकते हैं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। वहीं डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिन्हें पता चलता है कि वेरिकॉम कंपनी में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो रॉबरी वाले दिन छुट्टी पर था और इस रॉबरी से पहले 3 और रॉबरीज हुई थी, वो उन 3 दिनों भी छुट्टी पर था और अब डिटेक्टिव्स को उस पर शक हो जाता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मैक का चौथा साथी रॉबर होता है।
ये उसका पीछा करना शुरू करते हैं, जिसके बाद वो एक बारबेक्यू पार्टी में जाता है जहां पर मैक और उसके दोनों दोस्त भी होते हैं और यहाँ पर डिटेक्टिव इन चारों की फोटो खींच लेते हैं। जिसके बाद इनकी हिस्ट्री निकाली जाती है और डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि इन चारों में से एक कार चोरी करने में माहिर है, दूसरा 18 साल की उम्र में एक लड़के को मार चुका है जिसके लिए उसे 9 साल की सजा हुई थी, तीसरा वेरिकॉम कंपनी में टेक्नीशियन है और चौथा मैक जो इन सब का लीडर है। मैक के पिता फ्रैगी नाम के एक बूढ़े आदमी के लिए ड्रग सप्लाई किया करते थे और ये चारों भी वही काम करते हैं। मैक के पिता इस वक्त भी जेल में है, साथ खुद भी वो चोरी के इल्जाम में 8 महीनों की सजा काट चुका है। वही हमें मैक को और क्लेयर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से डेट पर मिलते हैं और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी क्लेयर वॉशरूम जाती है। उसी दौरान यहाँ पर मैक का साथी कॉलिन आ जाता है और जब क्लेयर पीछे से आ रही होती है तो मैक उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसे ले जाता है क्योंकि ये वही आदमी है जिसकी गर्दन पर टैटू है और अगर उसने उसके टैटू को देख लिया तो समझ जाएगी कि यही उन 4 बैंक रॉबर्स में से एक है और मैक भी उसका साथी है। मैक क्लेयर से प्यार करता है इसीलिए वो नहीं चाहता कि उनकी असलियत के बारे में किसी को पता चले। कॉलिन को पता चले कि क्लेयर इनमें से किसी एक को पहचान सकती है। मैक कॉलिन को अपने साथ ले जाता है। कॉलिन मैक से कहता है कि तुम एक ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो हमें पहचान सकती है, जो बैंक रॉबरी के दौरान वहां पर थी, जो उसी बैंक में काम करती है जहां पर हमने रॉबरी की। मैक कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्लेयर को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ एक और रॉबरी करनी है जिसके बाद हम सब के सब सेटल हो जाएंगे। और अब ये एक और रॉबरी करने की तैयारी करते हैं। दरअसल जिस टाउन में ये रहते हैं वहां पर रॉबरी करना आम बात है। बॉस्टन शहर में जितनी भी रॉबरीज होती है वो सब इसी टाउन के लोग करते हैं और अब इस सब के सब पूरी तैयारी से एक और रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार इनका टारगेट बैंक की वैन होता है। बैंक की वैन तक पहुंच जाते हैं जिसमें पैसे हैं और जब ये पैसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी पीछे से एक गार्ड आकर मैक को गन पॉइंट पर ले लेता है और इससे पहले कि वो मैक को अपना मास्क उतारने के लिए कहता, कॉलिन पीछे से आकर गार्ड को गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और ये वैन से पैसे लेकर यहाँ से अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। और इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, पुलिस वाले अब भी इनका पीछा करते हैं और एक जगह इन्हें घेर लेते हैं, पर तभी ये अपनी गाड़ी से निकलकर पुलिस वालों की कार्स के इंजन पर गोली चलाते हैं जिससे उनकी कार खराब हो जाती है और ये पैसे लेकर एक बार फिर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और रास्ते में रुककर जब ये पैसे अपने ट्रांसफर कर रहे होते हैं तभी इनके सामने पुलिस की एक गाड़ी रुकती है। पुलिस वाला इन्हें ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि इन सब ने मास्क पहने होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये नाटक कंपनी के लोग हैं इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है और अब ये सब के सब पैसे लेकर इस जगह से गाड़ी बदल कर निकल चुके हैं। वहीं पुलिस को इनकी गाड़ी मिलती है जो जल चुकी है और जब वो गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन अब डिटेक्टिव्स को इन चारों के ऊपर शक है इसीलिए वो इन चारों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इनसे पूछताछ की जाती है लेकिन ये चारों कुछ भी नहीं बताते और अब डिटेक्टिव को क्लेयर पर भी शक है क्योंकि वो मैक से मिलती है। वो मैक को डेट कर रही है इसीलिए वो क्लेयर के पास जाता और बताता है कि हमने चारों सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया है, हालांकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन तुम मैक को डेट कर रही हो इसीलिए हमें तुम पर शक है क्योंकि बैंक रॉबरी के बाद तुमने जॉब छोड़ दिया था और अब तुम मैक को डेट करती हो। वहीं हमें मैक और कॉलिन को दिखाया जाता है। कॉलिन मैक से कहता है कि फ्रैगी ने हमें एक और बैंक रॉबरी करने के लिए कहा है, लेकिन मैक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ और इसके बाद वो फ्रैगी के पास जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। फ्रैगी कहता है कि तुम्हारे पिता भी मेरे लिए काम करते थे और एक बार उन्होंने मुझसे यही कहा था जिसके बाद मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया और तुम्हारे पिता को जेल भिजवा दिया और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं क्लेयर को मार दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। मैक को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है क्योंकि फ्रैगी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। मैक इसके बाद क्लेयर से मिलने जाता है पर क्लेयर उससे मिलने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि अब उसे पता है कि उन चारों में एक रॉबर और कोई नहीं बल्कि मैक था। वहीं मैक फ्रैगी के प्लान के मुताबिक अपने तीनों साथी के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां से इन्हें रॉबरी करनी है। वो कॉलिन के साथ अंदर जाता है। इन दोनों ने पुलिस की ड्रेस पहनी होती है। वहां पर जितनी भी सिक्योरिटी होती है ये उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं और इसके बाद अंदर जाकर ये सारे पैसे निकाल लेते हैं। पैसे हासिल करने के बाद ये नीचे पार्किंग में जाते हैं जहां पर इनका साथी गाड़ी में इनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पार्किंग में बहुत सन्नाटा होता है। मैक को शक हो जाता है और जब वो विंडो से बाहर देखता है तो वहां पर पुलिस इनका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलेंगे पुलिस वाले इन्हें गोलियों से भून डालेंगे, इसीलिए पुलिस वालों
ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले भी इनके ऊपर फायरिंग करते हैं और इसी दौरान एक ग्रेनेड अंदर फेंक दिया जाता है, जिसके ब्लास्ट से चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। ठीक इसी वक्त इनका एक साथी जो बाहर से पूरे सिस्टम को हैक कर रहा होता है, वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और पुलिस उसे गोली मार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब मैक और कॉलिन का जो दूसरा साथी उनके साथ है, वो कहता है कि मैं यहाँ से एम्बुलेंस लेकर बाहर जाऊंगा और ठीक उसी वक्त जब पुलिस का ध्यान मेरे ऊपर होगा, तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। और वो एम्बुलेंस लेकर बाहर निकलता है। पुलिस वाले उसकी गाड़ी पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, जिससे उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैक और कॉलिन दोनों को पुलिस वालों की ड्रेस पहनकर यहाँ से बैग लेकर निकलने का मौका मिल जाता है। ये दोनों अलग अलग निकलते हैं, लेकिन तभी डिटेक्टिव देखता है कि एक पुलिस वाला बैग लेकर कहीं जा रहा है और ये कॉलिन होता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कॉलिन को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए भागकर वो एक जगह छुप जाता है और कुछ देर बाद जब वो ऊपर उठता है तो पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं और कॉलिन की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैक इस पल का फायदा उठाकर पुलिस की गाड़ी से पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता है और सीधा फ्रैगी के पास जाता है। फ्रैगी ने उसकी मॉम को मारा था, उसके पिता को जेल भिजवाया था, इसीलिए वो फ्रैगी को मार देता है। इसके बाद वो क्लेयर को कॉल करता और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्लेयर कहती है ठीक है, आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरे घर के बाहर मैं तुमसे मिलूंगी। मैक कहता है कि 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस वक्त क्लेयर के साथ डिटेक्टिव्स भी होते हैं। दरअसल वो जानते थे कि मैक उससे मिलने के लिए आएगा, इसीलिए पहले वो उसके घर पर होते हैं। मैक दूरबीन से सब कुछ देख लेता है क्योंकि वो क्लेयर के घर के पास ही होता है। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है जो मैक का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मैक अपनी ड्रेस बदलकर सिक्योरिटी की ड्रेस पहनकर एक गार्डन में जाता है जो कि क्लेयर का है और उस गार्डन में वो पैसों से भरे हुए बैग को छुपा देता है। वहीं दिखाया जाता है कि क्लेयर के साथ FBI है जो मैक का इंतजार कर रही है, लेकिन मैक वहां पर नहीं आता। इसीलिए पुलिस को डिटेक्टिव्स को शक होता है कि कोड वर्ड में क्लेयर ने उसे आने से मना कर दिया था, इसीलिए मैक अब यहाँ पर नहीं आएगा। डिटेक्टिव क्लेयर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैक को हम लोग ढूंढ कर मार देंगे। और इसके बाद जब डिटेक्टिव अपनी गाड़ी के पास जाता है, वहां पर मैक ने उसके लिए नोट लिखा होता है, भाड़ में जाओ। वहीं मैक को दिखाया जाता है जो ट्रेन से इस जगह से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेयर को उसके गार्डन में पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाता है जो मैक ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है आई लव यू। कहानी के अंत में हमें मैक को दिखाया जाता है जो एक लेक हाउस में होता है। वहां पर वो आज भी क्लेयर को याद करता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है और कहता है कि मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, चाहे इस जन्म में नहीं पर अगले जन्म में। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।